कर लेने दें। अच्छा जी, ये जो है ये एक बड़ी अच्छी फिगर है जो कि जेनेटिक मैपिंग के हवाले से बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक इंफॉर्मेशन देती है। तो ये जो अभी हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं कि जेनेटिक मैप्स क्या हैं, साइटोजेनेटिक मैप्स क्या हैं, फिजिकल मैप्स क्या हैं, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है ये डीएनए के सीक्वेंसेस हैं। तो ये देखें, इसमें ये एक मार्कर है जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मार्कर्स कितनी किस्म के होते हैं। तो ये एक मार्कर है, फर्ज किया ये इस मार्कर से कितना दूर है, फर्ज किया ये एक SNP है और ये एक दूसरी SNP है, ये आपस में कितने दूर है, और बीच में ये सेंट्रोमियर है। उसके बाद ये जो मार्कर है इससे कितना दूर है, ये इससे कितना दूर है, इससे कितना दूर है। तो इनका जो आपस में डिस्टेंस है वो सेंटीमॉर्गन्स के अंदर मेजर किया जाता है। जेनेटिक मैप्स के अंदर जो एक मार्कर का दूसरे मार्कर से जो डिफरेंस है वो सेंटीमॉर्गन्स के अंदर मेजर किया जाता है। मसलन हम कहेंगे ये वाला मार्कर इस मार्कर से का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमॉर्गन। तो ये जेनेटिक मैप्स हैं। और सेंटीमॉर्गन क्या होता है जी? अच्छा जी, ये अपना स्पीकर ऑफ करें जी प्लीज। अच्छा जी, एक सेंटीमॉर्गन क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है जी? जी सर। अच्छा जी, अब जेनेटिक मैप्स के अंदर एक मार्कर का दूसरे मार्कर से जो डिफरेंस है वो सेंटीमॉर्गन्स में किया जाता है। तो फर्ज किया ये वाला मार्कर इस मार्कर से 25 सेंटीमॉर्गन्स के डिफरेंस पर पड़ा हुआ है। तो हमें हमें असल में ये देखना होगा कि सेंटीमॉर्गन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सेंटीमॉर्गन चूंकि जेनेटिक मैप्स की यूनिट है तो सेंटीमॉर्गन कहते हैं कि अगर एक वाला ये वाला यूनिट ये वाला मार्कर, फर्ज किया ये वाला मार्कर फीमेल, देखिए मेल और फीमेल दोनों यानी कि सेल्स रिकम्बाइन होते हैं तो आगे 2n बनता है ना जी। तो फर्ज किया ये वाला मार्कर फीमेल साइड पे है और दूसरे नंबर पे ये वाला जो मार्कर है ये फर्ज किया मेल साइड पे है। तो अगर इनकी रिकॉम्बिनेशन होती है, रिकॉम्बिनेशन से मुराद ये है ज़ाहिर है फ्यूजन होगी, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद फिर नया इंडिविजुअल बनेगा। तो अगर एक रिकॉम्बिनेशन हुई है, इसी तरीके से मेल और फीमेल का वो जो मार्कर है अगर उसकी 100 दफ़ा रिकॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक दफ़ा रिकॉम्बिनेशन की जाए, फिर दोबारा रिकॉम्बिनेशन की जाए, फिर दोबारा रिकॉम्बिनेशन की जाए, तो एक्सपेरिमेंट किए जाएं और 100 रिकॉम्बिनेशन की जाएं और 100 रिकॉम्बिनेशंस के बाद अगर फीमेल का ये वाला मार्कर और मेल का ये वाला मार्कर आपस में रिकॉम्बिनेट हो के इकट्ठे हो जाएं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, अगर 100 में से एक दफा भी ऐसा हुआ है कि वो इकट्ठे हो गए हैं तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों मार्कर 1 सेंटीमार्गन के फासले पर है। और अगर 100 कॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट किया है और एक दफा भी कोई से दो मार्कर आपस में इकट्ठे नहीं हुए हैं तो हम ये कहेंगे कि इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमार्गन से ज्यादा है। ये बात समझ आई? यस सर। सर यूनिट का नाम क्या है? सेंटीमॉर्गन? हाँ जी, सेंटीमॉर्गन। ठीक है। मॉर्गन एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था, उसने ये चीज जेनेटिक मैप्स दिए थे, यानी कि एक मार्कर का दूसरे मार्कर से जो डिफरेंस है उसको कैसे मेजर करेंगे। अब और उसके बाद वो मॉर्गन उसका नाम था। मॉर्गन वैसे जर्मन लैंग्वेज के अंदर मॉर्निंग को बोलते हैं। जैसे मैं उधर स्विट्जरलैंड में था तो उधर भी जर्मन बोली जाती है, तो वो ये सुबह सुबह आते थे, वो एक दूसरे को आके कहते थे गुटन मॉर्गन, गुतन कहते हैं गुतन कहते हैं गुड को, गुड मॉर्निंग, गुतन मॉर्गन। तो वो मॉर्गन साइंटिस्ट के नाम से वो सेंटी मॉर्गन। और सेंटी मॉर्गन का मतलब ये है कि कोई से दो मार्कर अगर 100 एक्सपेरिमेंट हों रिकॉम्बिनेशन के और 100 में से अगर एक दफा भी कोई से दो मार्कर इकट्ठे आ जाएं तो उन दोनों मार्कर का आपस में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमॉर्गन होगा। और अगर 100 एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी, 100 रिकॉम्बिनेशन के बाद भी अगर कोई
अगर कोई मार्कर्स आपस में इकट्ठे ऑफस्प्रिंग्स में नहीं रिकॉम्बिनेट होते हैं तो वो 7 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा है। अब ये देखें कि फर्ज किया ये वाला मार्कर और ये वाला मार्कर, इनके दरमियान में 1000 बेस पेयर हों, 10,000 बेस पेयर हों, 1,00,000 बेस पेयर हों या 1 करोड़ बेस पेयर हों। ये देखें, ये एक SNP है और ये SNP है, तो ये जो पीली सी लाइन लगी हुई है ये असल में तो सीक्वेंस है ना, जैसे ये आपको नीचे नजर आ रहा है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि इन दोनों मार्कर्स के दरमियान में 100 बेस पेयर हैं, 1000 बेस पेयर हैं, 10,000 बेस पेयर हैं या 1,00,000 बेस पेयर हैं। इसमें ये डिपेंड करता है कि कोई से दो मार्कर अगर 1% उनका चांसेस है रिकॉम्बिनेट होने का तो वो 1 सेंटीमार्कन के डिस्टेंस पर हैं। तो इसमें ये डिपेंड, जेनेटिक मैप्स के अंदर ये चीज डिपेंड करती है कि आपके दरमियान के अंदर कितने बेस पेयर हैं, उसका कोई मसला नहीं है जेनेटिक मैप्स के अंदर। लेकिन फिजिकल मैप्स के अंदर उनका मसला है। फिजिकल मैप्स के अंदर वो देखें, फिजिकल मैप्स के अंदर वो 1 है, 25 है, 50 है, 75 है, 100 है, 125 है, 150 मेगा बेसिस है। तो फिजिकल मैप्स के अंदर हम उनकी तरतीब पे चलते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 25,000 बेस पेयर्स हैं, यहाँ से लेकर फिर आगे आगे फिर 25,000 बेस पेयर हैं तो 50,000 हो गए, फिर 25,000 बेस पेयर हैं, फिर 75,000 हो गए, फिर आगे 25,000 बेस पेयर हैं, 500 1,000 बेस 1,00,000 100 बेस पेयर हो गए, फिर 25,000 हैं। तो इसमें पूरे जीनोम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक 25,000 बेस पेयर हैं इसके अंदर, यहाँ से लेकर फिर 25,000 है तो 50,000 हो गया, 75,000 हो गया, 100 हो गया, 125 मेगा बेस पेयर हो गया और उसके बाद इसी तरीके से 150 मेगा बेस पेयर हो गया। तो ये मेजर डिफरेंस आप ये देखें कि यहाँ पर सेंटीमॉर्गन में है डिफरेंस और यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें हम गिनती में चलते हैं, काउंटिंग में चलते हैं। तो यहाँ तक 25,000 है, 50,000 है, तो ये मेगा बेसिस आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की सीक्वेंसिंग को, इस तरह के मैप्स को फिजिकल मैप्स कहा जाता है, इस तरह के मैप्स को जेनेटिक मैप्स कहा जाता है और जेनेटिक मैप्स डेवलप किए जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला मार्कर और ये वाला मार्कर आपस के अंदर रिकॉम्बिनेट हो रहे हैं? तो इसका मतलब है जनरेशन टू जनरेशन ये एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं कि कौन सा मार्कर किस मार्कर के साथ मिल रहा है, और जिस मार्कर के साथ मिल रहा है वो इसका मतलब है 1 सेंटीमॉर्गन का डिफरेंस है या 1 सेंटीमॉर्गन से कम का डिफरेंस है। अब ये भी तो हो सकता है कि ये वाला मार्कर और ये वाला मार्कर जो है ये 100 दफा कॉम्बिनेशन हुई है और उसमें 50 दफा इकट्ठे आ गए हो। इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि इसका जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमॉर्गन से बहुत कम है। ठीक है जी। इसी तरीके से अब ये जो साइटोजेनेटिक मैप्स हैं इसमें आपको ये बेंडिंग पैटर्न नजर आ रहे हैं, इसमें आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है। तो ये पूरे क्रोमोसोम के अंदर ये वाला बैंड है, ये वाला बैंड है, ये वाला बैंड है, फिर सेंट्रोमियर है, फिर ये बैंड है। ये बेंडिंग पैटर्न और पूरा होल जीनोम जो क्रोमोसोम है वो आपको नजर आता है और इसमें हम पूरे क्रोमोसोम की बेंडिंग करते हैं और जहाँ जहाँ बेंडिंग होती है वहाँ पर जिसी रीजन ज्यादा होता है तो हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि ये जो फर्ज किया ये वाला जो मार्कर है ये साइटोजेनेटिक मैप्स के ऊपर किस पोजीशन पे है। तो आपने देखा होगा कि आमतौर पर लिखा होता है 3Q12.1, 3Q12.2। इसका मतलब है ये सेंट्रोमियर से इधर स्टार्ट होता है, ये भी 1 है, सेंट्रोमियर से इधर स्टार्ट होगा, ये भी 1 है। और 3 जो है 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और P जो है वो आर्म है, वो P आर्म है या Q आर्म है। ठीक है जी, ये P आर्म है और ये Q आर्म है। तो हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 3P.1। अब उसके आगे भी इसकी बाइफर्केशन है तो वो हो जाएगा 3P1.1 और इधर जाएंगे तो ये शुरू हो जाएगा 3Q.1.1। ठीक है जी। तो असल में हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जेनेटिक मैप्स होते क्या है। अच्छा, उसके बाद अगर सबसे नीचे आए तो ये सीक्वेंस है,
असल में तो ये सारा कुछ सीक्वेंस ही है ना, ये उसने देखें ये छोटा सा रीजन उसने आपको बड़ा करके दिखाया, तो ये सारे का सारा सीक्वेंस है। और अगर क्रोमोसोम को देखा जाए तो वो भी सारे का सारा डेफिनेटली सीक्वेंस है। और उसके बाद अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो ये उसके ऊपर उसने मार्कर दिए हैं और ये सेंटीमार्कर्स हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको फिगर समझ आई होगी। और अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि जेनेटिक मैप्स कितनी किस्म के होते हैं, और असल में हमारा एम्फेसिस है जेनेटिक मैप्स के डेटाबेसेस, जेनेटिक मैप्स के डेटाबेसेस कैसे डेवलप किए गए हैं और वो डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, क्योंकि आपके कोर्स का जो टाइटल है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डाटा रिट्रीवल है। तमाम लोगों को समझ आ गई है जी ये बात? जी सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब पढ़ें जी जरा टाइप्स ऑफ मैप्स। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है अभी, यही अच्छा चिपका अच्छा, रही है। मारिया जरा थोड़ा सा बेटा आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा, आप अच्छा पढ़ती हैं लेकिन थोड़ा सा पेस कम कीजिए। ओके सर। Types of maps. Cytogenetic maps. Cytogenetic maps are those in which the markers are localized to chromosomes in a manner that can be directly matched. Traditional खैर जी cytogenetic maps. ये वो जो क्रोमोसोम वाली मैंने शक्ल दिखाई थी ये वो वाला मैप्स है, बता रहा जो मैंने पहले क्रोमोसोम वाली शक्ल दिखाई है ना, ये थोड़ी सी तरतीब डिफरेंट हुई है। ये जो हमने उस फिगर में देखा है सबसे पहले वाला सेंटीमॉर्गन वाला, वो ये है जिसको जेनेटिक लिंकेज मैप्स बोलते हैं। ठीक है, किताब के अंदर वो पहले वाला जो सेंटीमॉर्गन वाला था वो ये है, और उसके नीचे था क्रोमोसोम बना हुआ वो ये है जी। Start करो? जी जी Traditional cytogenetic mapping hybridizes a radioactively or fluorescently labeled DNA probe to a chromosome preparation, usually in a parallel with a chromosome stain such as GIMSA, which produces a banded karyotype. जी तो हम क्या करते हैं कि जिम्जा बेंडिंग करते हैं। जिम्जा एक स्टेन है, तो उस स्टेन के साथ हम क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीएनए एक्सट्रैक्ट, ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद डीएनए एक्सट्रैक्शन की, ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद उसके अंदर हमने एक पूरे का पूरा प्रोटोकॉल है जिसमें हम सेल्स लिए, सेल्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जो सेल डिवीजन है वो मेटाफेज के अंदर सेल डिवीजन को देखा जाता है, और मेटाफेज के अंदर जो सेल्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी बेंडिंग की जाती है जिम्सा स्टेनिंग के साथ, और उसके बाद उसकी बेंडिंग क्रिएट हो जाती है। ये क्या कहलाती है? विच प्रोड्यूसेस अ बेंडेड कैरियोटाइप ऑफ ईच क्रोमोसोम। जिम्सा स्टेनिंग के साथ बेंडेड कैरियोटाइप ऑफ ईच क्रोमोसोम। कैरियोटाइप किसे बोलते हैं? क्रोमोसोम की शक्ल को, क्रोमोसोम की शक्ल को जी। Pinkel et al. 1986. जी This allows assignment of the probe to a specific chromosomal band or region. The assignment of cytogenetic position in this manner is dependent on some subjective criteria, variability in technology, methodology, interpretation, reproducibility, and definition of band boundaries. ये आपको अगर नजर आ रही हो तो ये राइट साइड पे मैंने कैरियोटाइप्स खोले हैं। आ रही है नजर दोनों स्क्रीन्स? नहीं सर, आ रही है। अब देखें, आ रही है? सुबह की आ रही है। अभी देखें दोनों स्क्रीन्स तो अब आ रही है। अब आ रही है ना? आ गई। अब ये देखें कि वो जो मेटाफेज की स्टेज के ऊपर आपने क्रोमोसोम्स को जिम्सा बेंडिंग की, जिम्सा बेंडिंग करने के बाद ये आपको कैरियोटाइप नजर आ रहा है, और उसके अंदर वो देखिए इन ओरिजिनल, ये ओरिजिनल तस्वीर है ह्यूमन की, तो हम इसको कैरियोटाइप बोलेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है, 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर आपको वो बेंडिंग नजर आ रही है। अब वो कहता है ये बेंडिंग से क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। दिस allows assignment of the probe to a specific chromosomal bond or region. Assignment of cytogenetic positions in this manner is dependent on some subjective criteria, variability in technology, methodology, interpretation,
reproducibility and definition of band boundaries. ठीक है जी, यहाँ पर ये वो कहता है कि ये जो बेंडिंग पैटर्न है ये इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. The assignment of the cytogenetic position in this manner is dependent on some subjective criteria. वेरिएबिलिटी इन टेक्नोलॉजी, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके ये बेंडिंग कर रहे हैं, आपकी मेथडोलॉजी में फ़र्क आ सकता है, आपकी इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो सकती है, आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी डिफरेंट हो सकती है. हो सकता है आप दोबारा बेंडिंग करें वही रिजल्ट रिप्रोड्यूस करने के लिए तो इस तरह की बेंडिंग ना आए. एंड डेफिनेशन ऑफ द बैंड बाउंड्रीज, और बैंड की बाउंड्रीज जो हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं. ये वेरिएबिलिटीज. आगे चलें जी. 10. Thus, in fact, cytogenetic positions are often fairly large and occasionally over-interrupted, and some independent verification of cytogenetic position determinations is warranted for crucial genes, markers, or regions. Probes used for cytogenetic mapping are usually large insert clones containing a gene or polymorphic marker of interest. Despite the subjective aspects of cytogenetic methodology, karyotype analysis is an important and relatively simple clinical genetic tool. Thus, cytogenetic positioning remains an important parameter for defining genes, disease loci, and chromosomal rearrangement. ठीक है जी, तो ये वो मेथड है जिस मेथड से बेंडिंग पैटर्न चेक किए जाते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें इधर इसने जिक्र किया है कि आप क्रूशियल जीन्स, मार्कर्स और रीजन्स को देखते हैं. तो अगर फर्ज किया एक बंदे को कैंसर है और एक बंदा नॉर्मल है, तो याद रखिएगा एक कैंसर है, मेरा ख्याल है वो एक्यूट कैंसर है, ऑल उसे बोलते हैं एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया. एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया ये एक कैंसर है जो कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोब जो होते हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच किए जाते हैं, और क्रोमोसोम नंबर ये वाला जो 9 है और जो क्रोमोसोम नंबर 22 है, इसमें क्या होता है कि कई दफ़ा क्रोमोसोम नंबर 9 का ये नीचे वाला पार्ट जो है ये उतर कर क्रोमोसोम 22 पे लग जाता है. तो आपको क्रोमोसोम नंबर 22 बड़ा नजर आता है. ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 22 यहाँ पर छोटा है और ये क्रोमोसोम नंबर 9 बड़ा है. तो इसका ये वाला जो पार्ट है इतना सा वो यहाँ पर अटैच हो जाता है. तो हमें कैरियोटाइप से साइटोजेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट करके ये वाला बेंडिंग वाला कैरियोटाइप देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये क्रोमोसोम नंबर 22 बढ़ा हुआ है, लिहाजा इस बंदे को कैंसर है. तो साइटोजेनेटिक मैप्स जो हैं वो आपको कई दफ़ा जीन्स का और डिजीज का और लोसाई का और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स का पता देते हैं, जिससे आप इस जेनेटिक मैप्स को आप अपने डिजीज डायग्नोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं. ये इसकी एप्लीकेशन उसने बताई. इसी तरीके से प्रॉप भी यूज कर सकते हैं, और एक और टेक्नोलॉजी है फिश के नाम से, फ्लोरेसेंस इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन. माइट भी ये आगे लिखी हुई है, ये पढ़े जी आगे यही है. Newer cytogenetic techniques such as interphase fluorescence in situ hybridization. इससे पहले क्या थी, बेंडिंग था. इससे पहले किस तरह होती थी, जिम्जा बेंडिंग होती थी. ये देखें मैं ऊपर साथ साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, जिम्जा बेंडिंग. अब उसने कहा है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है फिश न्यूली साइटोजेनेटिक टेक्निक सच एज इंटरफेस फ्लोरेसेंस इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन. जी समझ आ रही है रिदा आरिफ? जी आ रही है सर. जी शाबाश. चलें जी आगे चलें. Lawrence et al. 1990 and the DNA is either naturally or mechanically extended. नहीं, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा पढ़ें. Newer cytogenetic techniques such as interphase fluorescence in situ hybridization, fish Lawrence et al. 1990 and Fiberfish Para and Windell 1993 instead examine chromosomal preparations in which the DNA is either naturally or mechanically extended. Studies of such extended chromatin have demonstrated a directly proportional relationship between the distance measured on the image and the actual physical distance for short stretches,
so that a physical distance between two closely linked probes can be determined with some precision when done at N 1992. However, these techniques have a limited ordering range, smaller than or equal 1 to MB, and are not well suited for high throughput mapping. हाई थ्रूपुट मैपिंग के लिए ये यूज नहीं होती है। कोई से दो मार्कर्स फिश फ्लोरेसेंस इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्स यूज होते हैं और इस टेक्निक को फिश बोलते हैं। इसमें कोई से दो प्रॉब्स, दो मार्कर्स प्रॉब के साथ हाईलाइट हो जाते हैं और उनका डिस्टेंस देख लिया जाता है। तो ये 1, 2, 4, 10 मार्कर्स करने के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे जीनोम के ऊपर कौन कौन सा मार्कर किस किस के साथ लिंक्ड है उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। उसने कहा है दैट इज नॉट वेल सूटेबल फॉर हाई थ्रूपुट मैपिंग। तो ये जो साइटोजेनेटिक मैप्स हैं ये आज से तकरीबन 50-60 साल पहले टेक्निक्स डेवलप हुई थी, अभी भी यूज हो रही हैं, लेकिन पूरे जीनोम को मैप करने के लिए ये अभी यूज नहीं हो रही हैं। कुछ बहुत ही वेल कैरेक्टराइज्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि कैंसर के अंदर वो क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 का एक्सचेंज हो जाता है और उसके नतीजे में एक क्रोमोसोम बनता है जिसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। तो उसमें ये साइटोजेनेटिक मैप्स यूज करते हुए, जिम्जा बेंडिंग यूज करते हुए, बल्कि फिश टेक्निक यूज करते हुए ये शौकत खानम के अंदर भी अभी भी कुछ कैंसर वो फिश टेक्निक से डायग्नोज करते हैं। तो ये जो काम है वो कर रहे हैं। ठीक है जी, इससे आगे बढ़े। अब ये देखें, ये पेपर कब के हैं? 1990 के हैं, 1993 के पेपर्स हैं। तो सबसे पहली दफा इसका मतलब है 1990 के अंदर ये फिश टेक्निक आई होगी, आज से 30 साल पहले। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब आप आ जाए जेनेटिक लिंकेज मैप्स। Genetic linkage maps. Genetic linkage maps, also called meiotic maps, rely on the naturally occurring processing of recombination for determination of the relative order of and maps distances between polymorphic markers. meiotic maps क्या है? ये meiosis और mitosis, meiosis और mitosis से ये meiotic maps इसको नाम मिला हुआ है। अच्छा, आप पढ़ें जरा, क्या उसे कहते हैं, ईशा आप पढ़ें जरा बेटा जेनेटिक लिंकेज मैप से। Genetic linkage maps are also called meiotic maps, rely on naturally occurring process of recombination for determination of the relative order of and map distances between polymorphic markers. रिकॉम्बिनेशन कहाँ होती है? ये हमने कहा था, रिकॉम्बिनेशन का नेचुरल प्रोसेस कहाँ होता है? तो सेल में, मियोसिस में ना। रिकॉम्बिनेशन तो सेल के अंदर होता है, लेकिन जब मैंने आपको ये समझाते हुए एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है तो मैं असल में ओवा को और स्पर्म को मिला रहा हूँ। ओवा को और स्पर्म को किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जब ओवा और स्पर्म मिलते हैं, ओवा भी 1N होता है, स्पर्म भी 1N होता है, और उनकी आपस में रिकॉम्बिनेशन होने से जो इंडिविजुअल बनता है वो 2N बनता है। तो वो मैं आपको कह रहा था कि कोई से 100 एक्सपेरिमेंट किए जाए, एक ओवा को स्पर्म के साथ मिलाया जाए लेबोरेटरी के अंदर या नेचुरल हालत में, उसी तरीके से फिर उसी दो इंडिविजुअल्स को आपस में मेट करवाया जाए, फिर उन्हीं दो इंडिविजुअल को आपस में मेट करवाया जाए। तो ये आप नेचुरली कर लें या आप एक्सपेरिमेंटली कर लें। ये वो कह रहा है, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द relative orders of the map distances between phylogenetic polymorphic markers। जी आगे चलें। Crossover and recombination events take place during meiosis and allow rearrangement of genetic material between homologous chromosomes. The likelihood of recombination between markers is evaluated using genotypes observed in multi-generational families. Markers between which only a few recombination occur are said to be linked, and such markers are usually located close to each other on the same chromosome. वो कहता है कि आमतौर पर कोई से दो मार्कर अगर बार बार इंडिविजुअल्स के अंदर इकट्ठे आ रहे हैं
तो इसका मतलब है वो मार्कर्स आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं और मोस्ट प्रोबेबली उनका सेंटीमॉर्गन का डिफरेंस 1 से कम है, और तीसरे नंबर पर मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मार्कर किसके साथ लिंक्ड है, कौन सा मार्कर किसके साथ लिंक्ड है पूरे जीनोम के ऊपर? तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है जिस तरीके से हम इकट्ठी करते हैं और उससे जो मैप्स बनते हैं उनको जेनेटिक लिंकेज मैप्स बोला जाता है। हमें कौन बताएगा कि थैलीसीमिया का जो मार्कर है वो वो इकट्ठा आता है या अकेला है, उसमें एक म्यूटेशन है या 10 म्यूटेशन है, और हो सकता है एक म्यूटेशन बाप में हो और एक माँ में हो और बच्चे में वो दोनों आ गई हो। तो कौन सा मार्कर बाप से आया है, कौन सा मार्कर माँ से आया है, हर इंडिविजुअल के अंदर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है जब इकट्ठी होती है पूरे जीनोम की, तो इस तरह के मैप्स को लिंकेज मैप, जेनेटिक लिंकेज मैप्स बोलते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा मार्कर किस मार्कर के साथ लिंक्ड है। जी आगे चलें। Markers between which many recombinations take place are unlinked and usually lie far apart, either at opposite ends of the same chromosome or on different chromosomes. हाँ जी, वो डिफरेंट क्रोमोसोम की बात का वो कहता है कई दफा डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी एक मार्कर फीमेल में 5वें क्रोमोसोम पे है और मेल के अंदर वो 10वें क्रोमोसोम पे है, तो कई दफा वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो डिफरेंट फासला तो उनके दरमियान में लाखों करोड़ों बेस पेयर्स का है, लेकिन अगर इकट्ठे होके इंडिविजुअल के अंदर आ रहे हैं हम कहेंगे ये 1 सेंटीमॉर्गन में। तो इसलिए इनको फिजिकल मैप्स यानी कि डिस्टेंस मैप नहीं कहा जाता, इनको रिकॉम्बिनेशन मैप्स, जेनेटिक लिंकेज मैप्स कहा जाता है। Because the recombination events cannot be easily quantified, a statistical method of maximum likelihood is usually applied, in which the likelihood of two markers being linked is compared with the likelihood of being unlinked. Unlinked. This likelihood ratio is called a Lord score. लॉर्ड स्कोर, लॉग ऑफ ऑड्स। तो वो जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड का मेथड है वो अप्लाई की जाता है, जिस लाइक्लीहुड मेथड यानी कि लाइक्लीहुड एंड अनलाइक्लीहुड, लिंक्ड एंड अनलिंक्ड, इन दोनों की जो रेशो है उसकी यूनिट है लॉर्ड। ये वैसे आमतौर पर LOD कैपिटल लिखा जाता है लेकिन इसने छोटा लिखा हुआ है, तो लॉर्ड स्कोर देखा जाता है। ठीक है जी, तो लॉर्ड स्कोर क्या है? ऑड्स का लॉग है। ठीक है जी, लॉर्ड स्कोर कहा जाता है। एंड अ लॉर्ड स्कोर ग्रेटर देन 3, हम जी पढ़े आगे। And the Lord score greater than 3 corresponding to odds of 1000:1 or greater is usually taken as evidence that markers are linked. वेरी गुड, ये दोबारा देख लें, मैंने आपको सेंटीमॉर्गन्स में कहा है, वो सेंटीमॉर्गन का भी शायद आगे जाके जिक्र करेगा, उससे पहले उसने लॉर्ड स्कोर का जिक्र किया है। लॉर्ड स्कोर का जिक्र, लॉर्ड स्कोर ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन 3 कॉरिस्पॉन्ड्स टू ऑड्स, यानी कि 1000:1 और ग्रेटर। 1000 का लॉग क्या होता है? 1000 का लॉग क्या होता है? 3 होता है, याद रखिएगा। तो 1000:1 अगर रिकॉम्बिनेशन हुई है और 1000 रिकॉम्बिनेशन के में एक दफा भी कोई से 2 लिंक मार्कर आपस में इकट्ठे आ गए हैं, तो इस रेशो को हम लॉर्ड में क्या कहेंगे? 3। 1000 का लॉग हमेशा 3 होता है, याद रखिएगा। कैसे भला? लॉग 10 मैथमेटिक्स थोड़ी सी शुरू हो जाती है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है? 1000 होता है।
तो 1000 का जो लॉग है, लॉग देखें, लॉग भी दो तरह के होते हैं, आपको डिफाइन करना पड़ता है। लॉग ऑफ 10 और लॉग 10 की टर्म बेस यूज कर रहे हैं या लॉग 3 की, लेकिन नॉर्मली हम लॉग जब कहते हैं तो हम लॉग 10 बोलते हैं। 1000 का लॉग 10 क्या होगा? 3। यानी कि वो जो लॉग के नीचे 10 लिखा हुआ है, एक सेकंड जरा मैं आपको ये बात समझा दूं। ये देखें, ये 1000 है और इसका जो स्केल होता है ना, कई दफा हम कहते हैं जी लॉग 1000 का लॉग क्या होगा, तो ये हम सिर्फ लॉग लिख लेते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये लॉग ऑफ 10 हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये कई दफा हम नहीं लिखते हैं, कई दफा हम लॉग ऑफ 3 यूज कर रहे होते हैं। तो 1000 का लॉग 10 क्या होगा? इसका मतलब है 10 कितनी दफा लिखा जाए तो 1000 होगा। इसका मतलब है लॉग 1000 का लॉग 10, 1000 का लॉग 10, इसका मतलब है 10 को कितनी दफा लिखा जाए कि 1000 आ जाए। तो हम देखते हैं कि 3 टाइम्स, वेरी गुड। तो हम 1000 को 3 टाइम्स लिखते हैं, तो 10 को 3 टाइम्स लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है। लिहाजा ये जो 3 है ये इसका आंसर है। तो हम कहेंगे 1000 का log 10 इज इक्वल टू 3। और अगर मैं कहूं कि एंटी लॉग ऑफ 10 ऑफ 3, व्हाट इज द आंसर? आप नहीं देख रही हैं। अब मैं कहूं एंटी लॉग, और लॉग बाय डिफॉल्ट में 10 यूज कर रहा हूं। एंटी लॉग ऑफ 3 कितना होगा? यहां था लॉग ऑफ 1000 इज 3, एंटी लॉग ऑफ 3 इज 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। लॉग ऑफ 1000 इज 3, log of 1000 is 3, anti-log of 3 is 1000। ठीक है जी। इसी तरीके से अब ये कॉन्सेप्ट आप देख लें कि अगर मैं log की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 3 यूज करूं, ठीक है, तो मैं फर्ज कीता कि आपको ये कहता हूं फर्ज किया मैं कहता हूं ये इसका आंसर क्या होगा? लॉग ऑफ 27, लेकिन लॉग जो है उसकी बेस में इस दफा 3 यूज कर रहा हूं। आंसर अलीका, मारिया अकमल, उसामा जफर, एनीबडी, फरीहा, रिदा। ये मैंने क्या किया था यहाँ पर? कोई नहीं बोल। 3 टाइम्स ही करना पड़ेगा। 3 3 टाइम्स ही है। 8 पे आता है गेस। यहाँ पर मैंने क्या किया था? यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई सर 9 आएगा। हाँ ये देखें 9 नहीं आएगा। 9 3 into 3 3 9s are 27, 3s are 9। Why we are using this method? log एंटी लॉग हम क्यों लेते हैं? कोई बताएगा? सब जिस तरह हम पावर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, शायद इसी तरह लोग भी करते हैं किसी चीज के लिए, एक्सपोनेंशियल वगैरह। जी एनीबडी बायोमैथमेटिक्स पढ़ी है आपने? बायोमैथमेटिक्स नहीं पढ़ी अभी तक? बायोस्टैट्स आपके कोर्स के अंदर है? बायोस्टैटिस्टिक्स हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक लोग डिस्कस नहीं हुआ। मे बी बड़े नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, मतलब नंबर्स बहुत बड़े होते हैं ना। वेरी गुड, वेरी तो हम गुड, वेरी उनको गुड, वेरी गुड। अब ये समझ आ गई है इसको, यही बात करते हुए। अब देखें कई दफा बायोलॉजी के अंदर हम ऐसे ग्राफ ड्रा करते हैं,
ठीक है। और ग्राफ ड्रा करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर पहली फिगर आ गई है 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन। तो वो लिखते 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 वो पूरे का पूरा ग्राफ भर जाएगा। तो फर्ज किया यहाँ पर आपने, आपकी पहली फिगर आई है 1000, दूसरी आई है, दूसरी आई है 10, पहली आई है 1000, दूसरी आई है 10,000 और 10 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो आप इतना बड़ा ग्राफ बनाने के लिए क्या आप लिख सकते हैं कि इसको हम 3 लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये log of 10। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ पर लिख देंगे 6। तो आपकी यूज क्या हो रही है फिगर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन असल में वो 1000 है, 10,000 है। तो आपने क्या किया, आपने एक बड़ी अमाउंट को, बड़ी फिगर को log of 10 के अंदर छोटा कर दिया। समझ आ तो नहीं गई? आ रही है सर। मैं तो शायद समझ आ ना जाए किसी को। चल अब किताब की तरफ हम चलते हैं जी। हाँ ये पढ़ें। तो वो कह रहा है कि 1000 टाइम वो एक्सपेरिमेंट हुआ है और उनमें से एक दफ़ा भी अगर लाइकलीहुड रेशो जो है वो ये है, इस रेशो को हम लॉर्ड स्कोर में 3 कहेंगे। असल में वो क्या है, लॉग ऑफ ऑड्स है। इनके देखें 1000 का लॉग 3 होता है और रेशो 1। तो अगर रेशो जो है वो 1000 रेशो 1 है तो लॉर्ड स्कोर 3 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा पढ़ो। सब बुक नहीं शो हो रही। जी 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 because the recombination event Because the recombination of events cannot be easily quantified, a statistical method of maximum likelihood is usually applied in which the likelihood of two markers being linked is compared with the likelihood of being unlinked. हाँ, वो अनलिंक्ड है या लिंक्ड है, लिंक्ड है या अनलिंक्ड है, इन दोनों की जो रेशो है। आगे चलो। The likelihood ratio is called log score, हाँ the जी। log of the odds, and the log score greater than 3 corresponding to odds of 1000 ratio 1 or greater is usually taken as evidence that marker are linked. हाँ जी, अगर 1000 रेशो 1 हो इसका मतलब ये है कि 1000 रिकॉम्बिनेशन एक तरफ लिंक्ड होने की, वो मार्कर आपस में लिंक हो रहे हैं, वो 1000 एविडेंस है, और दूसरी तरफ एक एविडेंस है अनलिंक्ड होने का। तो रेशो क्या हो गई, 1000 रेशो 1। तो 1000 रेशो 1 जो है, अगर ये आए कि कोई से दो मार्कर 1000 टाइम्स लिंक हो रहे हैं लेकिन 1000 में से एक दफा वो अनलिंक्ड हो रहे हैं, तो ये जो लाइकलीहुड और अनलाइकलीहुड की रेशो है ये कहलाएगी 1000 रेशो 1। और 1000 रेशो 1 जो है ये लॉर्ड के अंदर 3 कहलाएगी, क्योंकि 1000 का लॉग जो है वो 3 है। The Lord score is computed at a range of recombination fraction values between markers from 0 to 0.5 and recombination fraction at which the Lord score is maximized provides the estimate of the distance between markers. A map function तो जितना लॉर्ड स्कोर ज्यादा होगा और उसका उन्होंने यूनिट दे दिया हुआ है, 0 से लेकर 0.05 तक, ये उसका यूनिट दे दिया। लॉर्ड स्कोर को कंप्यूटेशनली उसने स्कोर दे दिया 0 से 0.5। तो अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो जितना 0.5 के करीब फिगर होगी उतना
उतने वो दो मार्कर आपस में ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे जी। द लॉर्ड स्कोर इज कंप्यूटेड at a range recombination fraction values between markers from 0 to 0.5 and the recombination fraction at which the Lord score is maximized to provide an estimation of the distance between markers जी। तो 0 के करीब होना ये बताता है कि कोई से दो मार्कर्स, हेलो सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, कोई से दो मार्कर आपस में लिंक्ड नहीं है और 0.05 के करीब होना बताता है कि वो मार्कर्स आपस में लिंक्ड हैं। आगे चलें। द लॉर्ड स्कोर इसे कहाँ से था? ये द मैप फंक्शंस है ना? हाँ जी ये। A map function usually either hand-laden or Kosambi is then used to convert the recombination fraction into additive unit of distance measured in centimorgans. Yes, ये आगे आ गया। With 1 centimorgan representing a 1% probability that a recombination has occurred between two markers on a single chromosome. Very good, very good, very good. ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जी सर। A map function is then used to convert the recombination fraction into an additive unit. एक extra unit के अंदर समझ लें उसको convert किया जाता है of distance measures in centimorgans, which are अब centimorgan की definition दे रहा है। 1 centimorgan represents a 1% probability that a recombination has occurred between two markers on a single chromosome. तो मैंने इसको कहा है कि एक रिकॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट 100 दफ़ा करें और 100 दफ़ा करने में एक दफ़ा भी अगर कोई से दो मार्कर इकट्ठे आए हैं तो वो 1% हुआ ना। 100 में से एक दफ़ा 1% हुआ। तो कहता है कि अगर कोई से दो मार्कर की प्रोबेबिलिटी 1% हो रिकॉम्बिनेट करने की, हम उसको 1 सेंटीमॉर्गन कहेंगे ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है जी। तो ये जो चीज है जी जी। Because recombination events are not randomly distributed, map distance on linkage maps are not directly proportional to physical distances. तो genetic maps are not directly proportional to physical distances. ये बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि जेनेटिक मैप कोई से दो मार्कर 1 सेंटीमॉर्गन के डिस्टेंस पर हो सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हो सकता है वो लाखों न्यूक्लियोटाइड्स हो। अब कोई से और दो मार्कर आपस में लिंक्ड हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनके दरमियान में सिर्फ चंद बेस पेयर्स का डिफरेंस हो। तो जेनेटिक मैप्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल मैप्स ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द जीनोम। ठीक है जी। यहाँ पर हम ये बात कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लॉर्ड स्कोर और सेंटीमॉर्गन्स का डिफरेंस पता लगा होगा, जेनेटिक मार्कर्स और फिजिकल मार्कर्स का पता लगा होगा, साइटोजेनेटिक मार्कर्स का पता लगा होगा। ठीक है जी। फिजिकल मैप्स, जेनेटिक मैप्स, साइटोजेनेटिक मैप्स, तो ये कैसे इनकी समझ क्या है, समझने के बाद फिर इनके डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो हमने इस चैप्टर में अल्टीमेटली डेटाबेसेस की तरफ जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। क्या ख्याल है? ऐसे ही है जी सर। जी सर। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।